हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूं और जनरल स्टडीज में इस समय हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज ये दूसरा प्रैक्टिस है। जीआईसी लेक्चरर और जीडीसी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। आप किसी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हमने उन सारे क्वेश्चंस को शामिल किया है जो आपके सिलेबस से संबंधित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट जो है हमने यहाँ पर शामिल किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूँ सब कुछ लिखे हुए फॉर्म में आपको मिल जाए, आपको लिखना ना पड़े, क्योंकि ये प्रैक्टिस करते वक्त हम लोग इंपॉर्टेंट डाटा और फैक्ट को भी डिस्कस करते हैं। तो आप जो है ये मेरा एक पेड ग्रुप है, उस ग्रुप में आप जुड़ करके यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। सारा कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स के रेगुलर क्विजेज का अलग ग्रुप बना हुआ है जिसमें रेगुलर क्विज चल रही है। उसके साथ साथ इसी ग्रुप में आपको 3 टेस्ट भी कराए जाएंगे, ठीक है। एक करंट अफेयर का कल के डेट में टेस्ट था, उसके बाद अभी आने वाले बुधवार को आपका एक टेस्ट होगा, फिर शुक्रवार को एक टेस्ट होगा। इसी तरीके से ये रहेगा और सारा कुछ लिखे हुए फॉर्म में मिल जाता है। यहाँ पर ये इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, सारी चीजें आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है भैया, बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्य में हुआ था? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भाई आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देवपाल, विग्रहपाल, महिपाल सेकंड, रामपाल, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराया जा रहा है ये किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और सब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अभी आपने 14 विषयों के जीआईसी एलटी ग्रेड के एग्जाम्स को देखा, उसमें इन क्वेश्चन का बिल्कुल बोलबाला रहा। तो जो श्रृंखला, जो पूरी रणनीति, जो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ मैं बना करके चल रहा हूँ, फॉलो करेंगे, सिलेक्शन और जीएस वाले पोर्शन में धमाल मचाएंगे। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है महिपाल, ठीक है। विग्रहपाल के बाद, ठीक है, ये विग्रहपाल थर्ड के बाद उसका पुत्र जिसका नाम क्या था? महिपाल, जो कि सेकंड है, महिपाल सेकंड, जो कि 1070 से लेकर के 1075 तक ये राजा रहा था। इसने जो है अपने भाइयों को कारागार में डाल दिया और उसके बाद पाल वंश का शासक बन गया, ठीक है। इसी के काल में कैवर्ती ने दिव्य के नेतृत्व में विद्रोह किया था। किसने किया था? कैवर्तियों ने इसी के शासनकाल में विद्रोह किया था। महिपाल सेकंड की हत्या कर वारेंद्री में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया है। किसने? कैवर्तियों ने, ठीक। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। यह है प्रथम बौद्ध संगीत समिति का आयोजन। देखो आपके इसी जीआईसी एलटी ग्रेड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, यहां पर देख लीजिएगा। तो इसी तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन आप लोगों को मिला है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। तो यहां पर आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिम्बिसार के शासनकाल में, उदय भद्र के शासनकाल में। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है बी, किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में। देखो 56 बार क्वेश्चन पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसको यहाँ पर आपको जानना चाहिए। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर हम बात करें स्थान का तो प्रथम बौद्ध संगीत का जो स्थान था वो राजगृह था, ठीक है। कहां पर? राजगृह में, राजगृह, ठीक है। और उसके बाद ये समय क्या था? 483 ईसा पूर्व, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में ये था। और उसके बाद इसके अध्यक्ष महाकश्यप था, महाकश्यप था। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु, जो हर्यक वंश का शासक था। कौन सा था? हर्यक वंश का, ठीक है। तो इस तरीके से इतना आप लोगों को यहाँ पर जानना चाहिए। और इसका उद्देश्य क्या था इसको भी जान लें। बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, एक था विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक, और दूसरा था जो है सुत्त पिटक, उसमें संकलित करना था। अगर हम बात करें अन्य जो और आपके क्या जो है संगीत हुई है तो 2 और 3 हुई है, हालांकि ये आपका सही आंसर है, ठीक है। 2 और 3 हुई है। पहला जो दूसरा है ये सब कुछ पूरा लिखित हुए फॉर्म में आपको पीडीएफ के रूप में भेज दिया जाएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई, कौन था? बेलगांव अधिवेशन 1924, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927। देखो भाई कितनी बार पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि अभी हम लोग इन क्वेश्चंस जो ये टॉपिक्स है इनका डीपली भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर देखें 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, आप सब जानते हैं। और इन्होंने नेहरू इसी में क्या हुआ? नेहरू समिति रिपोर्ट को निरस्त किया गया, जिसमें कहा क्या गया था? स्वराज शब्द का अर्थ अब पूर्ण स्वराज, जो पहले स्वराज
मांग थी उसको बदल दिया कि नहीं भैया स्वराज से काम नहीं, हमको पूरा स्वराज चाहिए। ठीक है, कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता था और विधानमंडलों व सरकारी समितियों का बहिष्कार करना था। तो इस तरीके से इतना आप लोगों को यहाँ पर जानना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप जरूर करिए। मैं आप सबके लिए लगातार अलग अलग तरीके से बेहतर करके पढ़ाने का जो है प्लानिंग कर रहा हूँ, सिखाने का प्लानिंग कर रहा हूँ। बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप जरूर कर दें और पीडीएफ ग्रुप जो टेस्ट वाला है वो सब जरूर ज्वाइन करें और पार्टिसिपेट करें। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, किसने की थी? प्रथम दिन की अध्यक्षता की बात हो रही है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं आपके पास। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसको हम जानते हैं कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इतना जो है ये 1946 था को हुई थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए और ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है साधारण विधेयक, ये वाला। ठीक है, ये सही विकल्प है। यहाँ पर देखो इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसके लिए? साधारण विधेयक के लिए। जब कोई साधारण विधेयक एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में भेजा जाता है और जो है दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर देता है, मना कर देता है, ठीक है, तो संशोधनों पर सहमति हो जाती है, असहमति हो जाती है, मतलब असहमति हो जाती है, तो दूसरा सदन विधेयक को 6 महीने तक रोक लेता है। मान लेते हैं लोकसभा से कोई बिल पास हो गया, वो गया राज्यसभा में और राज्यसभा में उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो लोकसभा उसको 6 महीने तक के लिए रोके रखेगा और उसके बाद तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? ये भी ध्यान रखिएगा, 108 के अंतर्गत जो है वो क्या करेगा? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ये भी जान लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका आपके। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, संयुक्त बैठक का की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने से प्रभावी लोकसभा का ज्यादा ही होता है, तो इतना आप लोगों को ये जानना चाहिए। वहां पर जो निर्णय होता है उसी हिसाब से ज्यादातर यही होता है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है और लोकसभा में वो ऑलरेडी पास होता है तो फिर पास ही हो जाता हो। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है अनुच्छेद 322 से, अनुच्छेद 323 से, अनुच्छेद 323A से, 323B से। तो भाई देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी मैं अनुच्छेद को अलग से पढ़ूंगा। ठीक है, वहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप अभी यहाँ पर देखते रहें अलग से। एक बार हम एक पूरे प्रॉपर 2-3-4 वीडियो के माध्यम से पूरे अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट उनको भी हम देखेंगे, घबराए नहीं, बिल्कुल अच्छा होने वाला। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी, अनुच्छेद 343A। ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण का संबंध अनुच्छेद 343A से संबंध है। यह प्रावधान जो है 14A में है, किसमें है? 14A में है। ठीक है, ये इसमें है और उसके बाद इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, कौन से? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चूंकि ये भाई आप इतना जान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया 1976 संशोधन। ठीक है, ये आपको पूछा गया और हम कई बार करें। इसका उद्देश्य क्या था? सेवा विवादों से संबंधित मामलों का त्वरित निपटारा करना। तो यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन, ये है दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो देखो यहाँ पर क्षारीय, खंडित, वृक्षनुमा, जालीदार। तो बताएं भाई क्या होगा आपका सही विकल्प? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो है आपका सी, कौन सा? वृक्षनुमा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सही विकल्प होता है। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। ठीक है, इसका विकास प्रायः ग्रेनाइट शैल वाले सपाट क्षेत्र पर होता है। ठीक है, प्रवाह देखने पर यह वृक्ष के तने और शाखाओं के समान लगते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? वृक्षनुमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किसमें? तांबा में, अभ्रक में, जस्ता में, डोलोमाइट में। क्वेश्चन देखो पूछा गया कितनी बार। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है भैया यहाँ पर ये जस्ता में। ठीक है, किसमें? जस्ता में, ये आपका सही विकल्प है। भारत में जस्ता उत्पादन में लगभग एकाधिकार है, किसका? राजस्थान का। जस्ते का अधिकांश निक्षेप और उत्पादन लगभग 100% यहीं पर होता है। उदयपुर का जावर क्षेत्र, कौन? उदयपुर का। ठीक है, उदयपुर का
जो जावर क्षेत्र है वो जो है क्या है, इसके लिए सबसे विशाल और महत्वपूर्ण जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। इसको आपको ध्यान रखना है, जावर क्षेत्र। क्वेश्चन बन जाएगा भाई, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। समुद्री चक्रवात तूफान जिसे क्या बोलते हैं, तौहते बोलते हैं, ठीक है। तो किस सागर से उत्पन्न होता है? बंगाल की खाड़ी से, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर से। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। तो यहां पर जो सही विकल्प है मित्र वो है क्या, अरब सागर से। ये आपका विकल्प सही होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें चक्रवाती तूफान जो तौकते ताउते जिसको बोला जाता है साइक्लोन, ठीक है, यह है, इसका उद्गम कहां से होता है? अरब सागर से होता है। यह एक मतलब वहां से हुआ था। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसने क्या किया, गुजरात में लैंडफॉल किया था। ये क्वेश्चन देख लीजिए कहाँ पूछा गया, 2021 में पूछा गया भाई। तो यहाँ पर इसको आप ध्यान रखें। और यहाँ पर इससे केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र भी प्रभावित हुए थे। तो ये जो तूफान आया था उसकी बात हो रही है। अगर इसके नामकरण की बात करें कि इसका नामकरण कैसे हुआ, नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? म्यांमार द्वारा। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, किसके द्वारा किया गया था? म्यांमार के द्वारा। और जिसका बर्मी भाषा में अर्थ होता है गेको, यानी छिपकली, ठीक है, इतना जानना चाहिए। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। यह है भैया, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व में होता है। किसके? आपको बताना है। कोहरा, ध्वनि, प्रदूषण जल, धुआं। बताओ भाई सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है आपका ये वाला, ठीक है, कौन? धुआं, ठीक है। रिंगलमैन स्केल का उपयोग धुएं के घनत्व मापन के लिए किया जाता है। इसका विकास मैक्समिलियन रिंगलमैन पेरिस, जिन्होंने 1888 में किया था। कब? 1888 में, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए यहां पर। और इसमें सफेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं के 5 स्तर होते हैं। धुएं का आभासी घनत्व इन्हीं स्तरों से आंका जाता है। तो इस तरीके से आपको इतना जानना चाहिए। आगे बढ़े, ये आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है। इसको हम लोग पूरे शोध संस्थानों को अभी एक जगह अलग से देखेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कहाँ पर है। कानपुर में है, धामपुर में है, ठीक है, रामपुर में है, ठीक है, लखनऊ में है। आपको बताना भाई क्या विकल्प है सही। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी। कहाँ पर? लखनऊ में है। किस पे है? लखनऊ में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान, इंडियन बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में स्थित है, ठीक है। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान CSIR, किससे? CSIR, ठीक है, नई दिल्ली के अधीन कार्य करता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? जीव विज्ञान व टैक्सोनॉमी अनुसंधान, इसका यही काम है। और अगर हम बात करें कानपुर में, दलहन अनुसंधान ये है, ठीक है। इसमें क्या है? दलहन अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। यह है, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्वस्थ दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है क्या? जो है 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प क्या है? यहां पर सही विकल्प है डी, 25 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा मित्र, सामान्य स्वस्थ आंख की स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। यह वह न्यूनतम दूरी है जिस पर रखी वस्तु आंख को स्पष्ट दिखाई देती है। इसे न्यूनतम स्पष्ट दूरी भी कहा जाता है। मतलब आंख की इतनी कम से कम दूरी पर होनी चाहिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर देखो, किस धातु के बर्तन में भोजन शीघ्रता से पकेगा? देखो भैया यहां पर ये सही विकल्प है। आपको बताना इनमें चारों में से, स्टील और तांबा, चांदी, कांपर, ये कांसा। तो आपको बताना सही विकल्प। सही विकल्प है ये चांदी। भैया केकरे इतना बर्तन होई, चांदी तो इतनी महंगी हो गई, कौन चांदी के बर्तन में खाना खाएगा? ये जिनके पास पैसा हो खा सकता है। चांदी ठंडी धातु है, यह शरीर को आंतरिक ठंडक पहुंचाती है और मन को शांत रखती है। पकाने में भी यह उपयोगी है। चांदी के बर्तन में भोजन बहुत जल्दी पक जाता है क्योंकि यह सर्वाधिक विद्युत चालक एवं उष्मा चालक धातु है। पता चले भैया चांदी की आप बर्तन रखे हो घर में, पता चले किचन में सबसे पहले चोर किचन में जाए, उठा ले जाए सारा आपका लोटा बल्टी। तो इस तरीके से इतना जाना चाहिए। इसमें बने भोजन का सेवन करने से आंखें स्वस्थ रहती है। यह पित्त दोष को नियंत्रित करता है, ठीक है, पेट और सही रखता है, कफ और वायु दोष का भी संतुलन बनाए रखता है। तो इतना आपको जानना चाहिए भैया। बहुत पैसा हो तो कर लीजिएगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, CAT का जो है फुल फॉर्म आपको बताना है। CAT, ठीक है। यहाँ पर देखो,
चार विकल्प है, कंप्यूटराइज एक्सियल टोपोग्राफी, कंप्यूटराइज आर्थराइटिस टेस्ट, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, ये आपका सही विकल्प है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से यह एक विशेष प्रकार की इमेजिंग जो है तकनीक है। इसमें एक्सरे और कंप्यूटर तकनीक से शरीर के अंगों को क्रॉस सेक्शनल छवियां ली जाती हैं, इसकी क्रॉस सेक्शनल इसकी फोटोज ली जाती हैं। ठीक है, इमेजेज चिकित्सा निदान में व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबद्ध है किससे? ठीक है, आपको बताना है। योजनाओं को लागू करने से, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, योजनाओं के लागू करने से, पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका बी। क्या है? पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन करने में। ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद NDC एक गैर संवैधानिक जो है निकाय है। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था भैया 6 अगस्त। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? राज्यों और योजना आयोग के बीच समन्वय स्थापित करना। इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है तथा योजना आयोग का सचिव जो होता है, अब नीति आयोग जो हो गया है उसका सचिव जो है इसका भी सचिव होता है। शुरुआत में इसके सदस्य केवल राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे। ठीक है, 1967 के बाद इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, कार्य इसका क्या होता है? योजना आयोग द्वारा जो तैयार योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना। और इसको इसमें जानना चाहिए जो है, जैसे अभी हमने बताया 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के नाम बदल करके यानी उसका जो है नीति आयोग कर दिया गया है, यानी काम में भी परिवर्तन। तो इस तरीके से आपको इतना जानना चाहिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आंतरिक व्यापार संबंधित है किससे? आपको बताना है घुड़दौड़ से, करारोपण से, सार्वजनिक खर्च से और शेयर बाजार से। तो आंतरिक व्यापार की बात पूछी जा रही है। तो सही विकल्प भैया यहाँ पर किससे? शेयर बाजार से। ठीक है, आंतरिक व्यापार का अर्थ जब कंपनी प्रबंधन से जुड़े लोग आंतरिक जानकारी का दुरुपयोग कर शेयर बाजार जो है शेयर खरीद बिक्री में से मुनाफा करते हैं। मतलब जो है कोई सूचना अंतर से, मान लीजिए हम अंदर के हैं, हमको पता है कि आज मार्केट गिरने वाली है, हम पहले ही सूचना दे देंगे कि भैया मार्केट आज गिरेगी, पहले बेच लेना अपना जो भी बेचना हो। और उसके बाद जो नीचे जाएगी, हमको पता है कि अब इसके बाद ये शेयर ऊपर जाने वाला, तो हम सूचना बता देंगे, आप आराम से उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये होता है, यह एक अनुचित लाभ कमाने का तरीका है। और सेबी एक्ट जो है 1992 में 1992 में इसको एक अपराध बताया गया है। तो इसको भी आपको ध्यान देना। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहाँ से? आपको बताना, बिंद क्षेत्र से, सिंगरौली क्षेत्र से, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र से, उपरोक्त में से उपरोक्त सभी में से। तो आपको बताना है यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बी। कहाँ से? सिंगरौली क्षेत्र से में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार सोनभद्र जिला है जहाँ सिंगरौली क्षेत्र है वहां पाए जाते हैं। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी क्षेत्र का भाग है। किसका? सोन नदी घाटी का, सोन नदी का भाग है। ठीक है, तो सोन नदी घाटी कोयला ये क्षेत्र है। यह क्षेत्र कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के सीधी जिला, ठीक है, तथा आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में फैला हुआ है। ठीक है, कोयला के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है भाई, कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। UPSIDC का मुख्यालय, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए तैयार रहें। यहाँ पर देखो, शाहजहांपुर में, फैजाबाद में और लखनऊ में, कानपुर में। आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है ये वाला। जितने आपके क्वेश्चन सही हुआ करें आप उनको कमेंट में जरूर लिख करके बताएं। ठीक है, आप स्वयं का अपना आकलन करते जाएं, कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है कानपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, जिसको बोला जाता है UPSIDC, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कानपुर में है। और इसका स्थापना की अगर हम बात करें मार्च 1961 में। कब? मार्च 1961 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो अवस्थापना सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। 2021 जनगणना के अनुसार
निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक? क्वेश्चन पूछा गया है तो जनगणना संबंधित आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो सही विकल्प क्या है? ये वाला है। ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन है? उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बात हो रही है कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम, रोम, सीपीयू, सीडी रोम। आपको बताना है कौन किसे कहते हैं। तो ये जो है सही विकल्प है कौन? हम सब जानते हैं, रोम। क्या है? रोम। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी, इसको क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। रोम में रखा डाटा बिजली ना होने पर भी सुरक्षित रहता है। ठीक है, रोम के प्रकार की अगर हम बात करें तो पी रोम, ठीक है, ईपी रोम और ईईपी रोम और यूबीईपी रोम, ये सब प्रकार होते हैं। तो इतना आपको जानना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है। मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? तो आपको बताना है भैया सही विकल्प। यहाँ पर देखें तो मीथेन जो है किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? तो केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की बाम्बी से, ए और बी दोनों से, उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। अब देखना, ये जो मैं डिस्क्रिप्टिव में बता रहा हूँ यही से पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि जुगाली करने वाले पशु कौन सा जो है गैस उत्सर्जित होती है? तो वहाँ पर था ये क्वेश्चन। अगर आपने पढ़ा होता तो आपने वो आंसर जरूर किया होगा। यहाँ पर देखिए मीथेन अपूर्ण अपघटक का उत्पादक है। अनाक्सी दशाओं में मीथेनोजन जीवाणु द्वारा कौन से द्वारा? मीथेनोजन। ठीक है, मीथेनोजन जीवाणु द्वारा क्या होता है? ये इसका द्वारा ये उत्पन्न होता है। दीमक क्या करते हैं? सेल्यूलोज पचाते हैं और मीथेन का जो है उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर ए और सी दोनों सही है ना? ये और ये दोनों सही है भाई। यहाँ पर जो सही विकल्प है क्या है? ये है आपका, ये तथा बी दोनों जो सही है। तो यहाँ पर केवल धान के खेतों में, केवल दीमक की बाम्बे में, तो ये दोनों आपके सही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो धान के खेतों, जुगाली करने वाले पशुओं, कोयला खनन आदि से भी मीथेन उत्सर्जित होता है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। इंसुलिन होता है यहाँ पर देखिए तो स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका प्रोटीन। जी हाँ, इंसुलिन अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंग की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और रासायनिक रूप से यह एक पेप्टाइड, कौन सा? पेप्टाइड। कौन सा हार्मोन? पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह हो जाता है। डायबिटीज में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि कोशिकाएं इसका उपयोग नहीं कर पाती हैं। तो इस तरीके से जानना चाहिए भाई आपको। देखें यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मिनीमाटा रोग का कार्य क्या है? आपको बताना है मिनीमाटा का रोग। तो क्रोमियम प्रदूषित जल, कारण क्या है आपको बताना है। मरकुरी प्रदूषित जल, लेड प्रदूषित जल और फ्लोराइड प्रदूषित जल। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है भैया यहाँ पर बी, मरकुरी प्रदूषित जल। ये आपका सही विकल्प है। तो मिनीमाटा एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो पारे यानी मरकुरी की विशेष विषाक्तता से होता है। यह रोग 1956 में, कब? 1956 में जापान के कुमामोटो, कहाँ पर? कुमामोटो प्रीफेक्चर के मिनीमाटा शहर में पाया गया। ये मिनीमाटा शहर था, ठीक है, यहाँ पर पहचाना गया था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो भैया, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त की जाती है। देखें यहाँ पर अवरक तरंगे, पराबैंगनी तरंग, बहुत कम जो है ये कम है, तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगे, ठीक है, अधिक तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगे। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। यहाँ पर जो सही है वो है आपका बहुत कम तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगे। देखो, माइक्रोवेव ओवन अत्यधिक आवृत्ति व कम तरंग दैर्घ्य वाली रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, ठीक है। ये तरंगे जल अणुओं को घुमाती हैं, कंपाती हैं, घर्षण से उष्मा पैदा होती और भोजन तेजी से गर्म होता है। गर्मी भोजन के भीतर तक पहुंचती है और इसलिए कम समय लगता है, और ऊपरी सतह पर जलने का जोखिम घट जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है कहाँ? भूपर्पटी में, ठीक है, मेटल में, क्रोड में, आंतरिक क्रोड में। आपको बताना है यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प की अगर हम बात करें तो इसमें है डी यानी मेटल में, ठीक है, ये आपका सही विकल्प होगा। और
पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान मेटल में पाया जाता है, क्योंकि इसकी मोटाई पृथ्वी के समस्त अर्धव्यास के आधे से कम है। ठीक है, परंतु पृथ्वी के समस्त आयतन का 83%, कितना 83%, एवं द्रव्यमान का 68%, कितना 68%, ठीक है 68% मेटल से व्याप्त है। ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर देखो भाई, ये है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, ये नहीं वाला क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिएगा। ये कुछ जगह है जो फेमस है, लेकिन आपको बताना है कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो ये अमलाई छत्तीसगढ़, बल्लारपुर ठीक है महाराष्ट्र, ब्रिजराजनगर है, ठीक है ये गलत हो गया है, ब्रिजराजनगर, और ये उड़ीसा में, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है भैया ये वाला। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर बल्लारपुर का, तो ये फेमस है किसके लिए, बल्लारपुर जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में है, और कागज उद्योग के लिए फेमस है, कागज उद्योग के लिए। ठीक है, तो इसको आपको जानना चाहिए। और अगर हम बात करें बृजराजनगर का, तो ये उड़ीसा का नगर है, औद्योगिक एवं धार्मिक इसका महत्व है। ठीक है, अगर हम बात करें राजमुंद्री का, तो ये भैया कृषि और तंबाकू का क्षेत्र है। किसका, कृषि और तंबाकू का। ठीक है, तो ये क्षेत्र है। और ये अमलाई मध्य प्रदेश के शहडोल जनपद में स्थित है। कहां पर, मध्य प्रदेश के शहडोल जनपद में। ठीक है, तो ये आपको इतना जानना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत है तापी नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का, महानदी का। आपको बताना है भाई सही विकल्प। सही विकल्प क्या होगा इसका, यहां पर है बी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका सही है। तो यहां पर देखें, यहां पर जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम माना जाता है। किससे, जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम माना जाता है। परंपरा के अनुसार यह भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी मानी जाती है। ठीक है, चंबल मध्य प्रदेश व राजस्थान से बहकर उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती है। किससे मिलती है, यमुना से। ठीक है, यमुना से मिलती है। और इसकी अगर प्रमुख सहायक नदियां की हम बात करें चंबल की, तो भैया पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। बनास, देखो स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं यही एग्जाम में आपको देखने को मिले, संबंधित जो चीजें बताई जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बनास इसकी सहायक नदी है। पार्वती, कौन, पार्वती। ठीक है, और काली सिंध, काली सिंध। ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। क्षिप्रा, ये नदी इसकी सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर देखो, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है। तो ये आपको यहां पर देखें 10वीं, 9वीं, ठीक है 6ठी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है ये वाला 10वीं। ठीक है, तो अगर हम बात करें 10वीं अनुसूची में दल बदल का विरोधी प्रावधान निहित रखा गया है। 52वां संविधान संशोधन, कौन सा, 52वां संविधान संशोधन जो कहां पर हुआ था, 1985 में। कब हुआ था, 1985 में। ठीक है, ये उसके द्वारा ये जोड़ी गई थी। इस संशोधन से अनुच्छेद 102 और 191 में भी आवश्यक परिवर्तन किए गए थे। और किसमें, 102 एवं किसमें जो है 191 में भी कुछ परिवर्तन किए गए थे। तो इसका उद्देश्य था निर्वाचित जो सदस्य है उसमें अनुशासन और स्थिरता या दल बदल पर आयोग्यता। ऐसा नहीं है, नहीं तो होता क्या कि भाई पता चले जो है 4-10 विधायक या 2-4 विधायक, हालांकि अब भी होता है लेकिन उनको अयोग्य कर दिया जाता है। तो पहले ऐसा नहीं था। देखे यहाँ पर सरकार उनकी बन रही है, चले गए, उनके में मिल गए, मंत्री बन गए और उनकी सदस्यता भी नहीं जाती थी। तो अब क्या है, अब तो जाते हैं तो डर रहता है कि जाएंगे तो हमारी सदस्यता चली जाएगी, इसलिए अब थोड़ा सा अनुशासन हो गया, नहीं तो ऐसा नहीं होता था पहले। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान के समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया यह है। आपको बताना है, यहाँ पर 4 विकल्प है। तो अनुच्छेद 16 से 20 तक, अनुच्छेद 15 से 19 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा, इनको आपको देखना चाहिए। अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 13 से 17 तक। बहुत बार ये आपके JCLT ग्रेड में पूछा गया। हम हालांकि इनको एक बार अलग से करेंगे। लगातार पूरी जोश के साथ पढ़ते रहें, आपके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहिए यार, लाइक शेयर हाइप सब्सक्राइब ये सब करते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका 80, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक की अगर हम बात करें, अनुच्छेद सबसे पहले 14 की, तो कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें तो भेदभाव का निषेध है। ठीक है, और अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें तो क्या है,
कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर देना है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अछूत यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया, 2 बार कम से कम पूछा गया है ये अनुच्छेद 17, ठीक है। और अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन, कुछ वैधानिक या शैक्षिक अपवादों सहित इसको किया गया है। और मौलिक अधिकारों का ढांचा नागरिकों की गरिमा व बराबरी को सुनिश्चित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर शिक्षा जो प्रारंभ से राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया कब? 42वें संविधान संशोधन, 25वें, 24वें, 42वें और 44वें आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है सी, यानी 42वें संविधान संशोधन। आप जानते हैं 42वां संविधान संशोधन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है आपके एग्जाम में एलटी ग्रेड में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976, सोते हुए भी आपको बता देना चाहिए। द्वारा शिक्षा जो है राज्य सूची से हट करके समवर्ती सूची में लागी, और ये क्वेश्चन बना था, ये क्वेश्चन पूछा गया था और हम लोग पढ़े थे। इस संशोधन से 5 विषय समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए, जिसमें कौन था? शिक्षा, ठीक है, कौन था? शिक्षा, वन और क्या? नापतौल और क्या? वन्यजीव, ये वन्यजीव और पक्षी संरक्षण, न्याय प्रशासन, वन्यजीव, पक्षी संरक्षण और न्याय प्रशासन, ये सब इतने क्या किए गए थे? इन 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। इनका उद्देश्य था नीतिगत एकरूपता व केंद्र राज्य समन्वय को सुदृढ़ बनाना, ठीक है। नहीं तो केंद्र का अलग कानून शिक्षा को लेकर, राज्य का अलग, ठीक है। तो इस तरीके से शिक्षा पर साझा विधायी क्षमता में से जो है राष्ट्रीय मानकों नीति निर्माण में सुविधा हुई, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो क्या है? अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया। अभी उस दिन हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव में ये क्वेश्चन। अवध के नवाब जो है वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया कब? 1853 में, 1855 में, 1856 में और 1857 में। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी, 1856 में। कब? 1856 में, ये सही विकल्प है। तो यहाँ पर देखिए 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया, और हटाने का कारण क्या था? कुशासन यानी मिस रूल बताया करके हटा दिया। इस घटना के बाद अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। इसको हम लोगों ने उस दिन पढ़ा हुआ था दूसरी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ये है भैया निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो यहाँ पर इस तरीके का कथन दिया होता है और आपको विचार करना होता है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ठीक है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। बताइए 1 2 केवल 1 2 3 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 सही क्या है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी, 1 2 3 4, ये है आपका सही विकल्प, यानी सब ये चारों कथन जो है सही है। भारत में जनता मताधिकार के प्रयोग से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो गया आपका। दूसरा, भारत संप्रभु राज्य है, ठीक है, और नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता भी है। हमारा लोकतांत्रिक राज्य है, ठीक है, ये भी सही है। अब उसके बाद हम बात करें यहाँ पर भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी है। हमारा जो है प्रेम्बल है यानी उद्देशिका है और नीति निर्देशक तत्व भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भी ज़्यादा नहीं है, परेशान ना होइए, 40 क्वेश्चन करने हैं, रेगुलर मेहनत करते रहे पूरे एनर्जी के साथ। किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े? एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, देख लीजिएगा। 1976, ठीक है, 1977, 1978, 1979। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देख लीजिए, कितने आपको कराए जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर GIC 2019 के में ये पूछा जा चुका है लेक्चरर के एग्जाम में, इसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो सही विकल्प है मित्र वो है कौन? यही 1976, ये आपका सही विकल्प है। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 है उसके द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता तीनों शब्दों को प्रस्तावना में जोड़े गए। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है भैया, आत्मा कहा जाता है। यह संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी? यहाँ पर देखो गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है ये गोरखपुर। तो यहाँ पर देखें 19 दिसंबर 1927 को, कब? 19 दिसंबर 1927 को क्या हुआ?
जो है गोरखपुर जेल में इनकी फांसी दी गई। वे काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्तों में से थे। कौन से? काकोरी कांड, ठीक है, काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्तों में से थे। तो फांसी से पहले दूध पीने से इन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। और अशफाकुल्ला खां को अगर फांसी कहाँ पर दी गई थी? फैजाबाद में, ठीक है। अशफाकुल्ला खान को, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा के जेल में दी गई थी, ठीक है। रोशन लाल को नैनी सेंट्रल जेल में दी गई थी। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं, तो जो कि काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त थे। यहाँ पर देखिए अगला, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं उनमें मुगल सैन्य प्रशासन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में जो है ध्वस्त हो गया। और दूसरा है जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति थी। इनमें से आपको बताना है ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या होगा। देखो मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले ही बताया है कि अगर आपको समझ में ना आए 95% चांसेस ये हैं कि यही आंसर आपका सही होगा। 95% कह रहा हूँ, 100% नहीं। तो यहाँ पर देखिए यही सही है, ए आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता। और आपने देखा है अभी जो एग्जाम्स आए उनमें इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को मिले हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रारंभिक अगर हम बात करें तो ये दोनों कथन आपके सही है। और जागीरों के बंटवारे, राजस्व कमी और प्रशासनिक ढांचे के कमजोर होने से सेना की आपूर्ति व संरचना बिगड़ गई। इसलिए सैन्य संगठन का पतन सीधे तौर पर जागीरदारी संगठन से मिला हुआ है, बना हुआ है। तो इस तरीके से भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 4 क्वेश्चन और हैं अभी, 5, बस पूरे जोश के साथ लगे रहे। निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? भारत का शादी, ठीक है। आपको बताना अमीर हसन, अमीर खुसरो, शेख अबुल फैजी, हुसैन सनाई। यहाँ पर बताएं भाई सही विकल्प है आपका ये अमीर हसन। क्या कहा? अमीर हसन, ठीक है। अमीर हसन बलबन के शासनकाल का प्रसिद्ध विद्वान और कवि था, ठीक है। इसकी अगर हम प्रमुख की जो रचना थी उसकी बात करें, फवायद उल फवाद। क्या था? फवायद, ठीक है, फवायद उल फवाद, ये उसकी प्रमुख रचना थी। तो इतना आपको यहां पर जानना चाहिए। गजल लेखन में निपुण होने के कारण इन्हें भारत का क्या कहा गया? भारत का सादी कहा गया। बलबन के राजस्व सिद्धांत की 2 विशेषताएं, सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त है और सुल्तान का निरंकुश होना इसका कारण है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, बघेल राजवंश, ठीक है। बघेल राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थे? देखिए यहाँ पर रीवा में, बांधवगढ़ में, गहोरा में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ये है आपका बांधवगढ़, ठीक है। प्रारंभिक राजधानी जो बघेल राजवंश के मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने से संबंधित है। बघेल की अगर हम बात करें बघेल राजवंश की, तो यहाँ पर प्रारंभिक राजधानी बांधवगढ़ थी। और 1617 ईस्वी में महाराजा विक्रमादित्य ने राजधानी को बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित कर दिया था। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित जो है दशराग युद्ध में भाग नहीं लिया था? नहीं की बात हो रही है। तो ये तुर्वस, पक्त, विषाणिन और गंधार। तो आपको बताना है सही विकल्प है भैया यहाँ पर डी, गंधार। कौन है? गंधार, ठीक है। तो युद्ध में सुदास के विरुद्ध जो ये युद्ध था वो सुदास के विरुद्ध था। सुदास के विरुद्ध 10 प्रमुख जन शामिल थे, जिसमें पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रुत, अनिल, पक्ष और फलानस, विषाणिन, शिव, ये सब शामिल थे। क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए इसको रखा गया। यह युद्ध पुरुषण नदी के तट पर लड़ा गया था और गंधारी का इसमें उल्लेख नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, आपको बताना है, बोइंग में, तीव्र रेल इंजन के रूप में, स्पेस शटल में, प्रारंभ में बढ़ा तदुपरांत घटा। तो आपको बताना है भाई, ठीक है। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी, स्पेस शटल में, ठीक है। क्रायोजेनिक शब्द ग्रीक भाषा के क्रायोस से बना हुआ है। किससे? क्रायोस से बना है, जिसका अर्थ निम्न ताप होता है, ठीक है। निम्न ताप होता है। निम्न ताप पर ईंधन का प्रयोग करने वाले इंजन को क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। इसका प्रयोग अंतरिक्ष यान यानी स्पेस शटल में किया जाता है। स्पेस शटल कुल मिलाकर के रीयूजेबल यान होता है, पुनः प्रयोज्य यान, ठीक है। आगे बढ़ो, अंतिम क्वेश्चन ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? ये देखो भाई, कल भी ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला था, रिपीट हुआ है। न्यूमोर, कार निकोबार, अंडमान, लक्षद्वीप, यही आपका सही विकल्प है, ठीक है।
तो ये आपका सही विकल्प है। कल भी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। फिलहाल उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आई होंगी। कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर लीजिएगा और पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।